क्या आपने कभी सोचा है कि आपका एक दोस्त बहुत ज्यादा बातूनी क्यों है, जबकि आप शांत रहना पसंद करते हैं? या फिर कोई इंसान मुश्किल समय में जल्दी घबरा जाता है, जबकि कोई दूसरा व्यक्ति उसी परिस्थिति में बिल्कुल शांत रहता है? कोई बहुत मिलनसार होता है, तो कोई अकेले रहना पसंद करता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इन सभी सवालों का जवाब छिपा है हमारी पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व में। नमस्कार दोस्तों और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर एनपी हिंदी साहित्य में। आज हम प्रथम वर्ष के वोकेशनल कोर्स के एक अत्यंत महत्वपूर्ण और रोचक विषय पर चर्चा करेंगे। हमारा आज का विषय है व्यक्तित्व के सिद्धांत यानी थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी। दुनिया में हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग है। किसी की सोच अलग है, किसी का व्यवहार अलग है, किसी की भावनाएं अलग हैं और किसी की प्रतिक्रिया अलग। इसी कारण मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व को समझने के लिए अलग अलग सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। आज हम व्यक्तित्व के 5 प्रमुख सिद्धांतों को बहुत आसान भाषा और सरल उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है किस्म या प्रकार सिद्धांत यानी टाइप थ्योरी। व्यक्तित्व के अध्ययन के शुरुआती दौर में मनोवैज्ञानिकों ने लोगों को कुछ निश्चित प्रकारों में बांटकर समझने का प्रयास किया। कुछ पुराने विचारों में शरीर की बनावट के आधार पर भी व्यक्तित्व का अनुमान लगाने की कोशिश की गई। उदाहरण के लिए कभी यह माना जाता था कि भारी शरीर वाले व्यक्ति अधिक आक्रामक होते हैं और दुबले पतले व्यक्ति शांत तथा एकांत प्रिय होते हैं। लेकिन बाद में स्पष्ट हुआ कि केवल शरीर की बनावट देखकर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसके बाद व्यक्तित्व को स्वभाव और व्यवहार के आधार पर समझने की कोशिश की गई। इस संदर्भ में 2 शब्द बहुत प्रसिद्ध हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अंतर्मुखी यानी इंट्रोवर्ट वह व्यक्ति होता है जो सामान्यतः शांत रहना पसंद करता है, सीमित लोगों से बातचीत करता है और अत्यधिक भीड़-भाड़ या सामाजिक गतिविधियों से दूरी रखना पसंद कर सकता है। इसके विपरीत बहिर्मुखी यानी एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति सामाजिक होता है, लोगों से मिलना-जुलना पसंद करता है, बातचीत में सक्रिय रहता है और नए मित्र बनाने में सहज महसूस करता है। लेकिन ध्यान रखिए, अधिकांश लोग पूरी तरह अंतर्मुखी या पूरी तरह बहिर्मुखी नहीं होते। हम में से बहुत से लोग दोनों के बीच होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को उभयमुखी यानी एम्बिवर्ट कहा जाता है। उभयमुखी व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार कभी सामाजिक और सक्रिय हो सकता है, तो कभी शांत रहना भी पसंद कर सकता है। अब आते हैं दूसरे सिद्धांत पर। यह है विशेषक या शील गुण सिद्धांत यानी ट्रेट थ्योरी। विशेषक का अर्थ है वे गुण या प्रवृत्तियां जो व्यक्ति के व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी रूप से दिखाई देती हैं, जैसे किसी का ईमानदार होना, किसी का शर्मीला होना, किसी का जिम्मेदार होना, किसी का बहुत मिलनसार होना या किसी का अधिक अनुशासित होना। मनोवैज्ञानिक गॉर्डन ऑनलपोर्ट और उनके सहयोगी ने व्यक्तित्व से संबंधित लगभग 18,000 शब्दों की पहचान की थी। अब सोचिए, 18,000 गुणों के आधार पर किसी व्यक्ति को समझना कितना कठिन होगा। इसी समस्या को सरल बनाने के लिए आगे चलकर रेमंड कैटल ने व्यक्तित्व के 16 प्रमुख कारकों का मॉडल विकसित किया। इसी विशेषक दृष्टिकोण से जुड़ा आज का एक बहुत प्रसिद्ध मॉडल है बिग 5 पर्सनालिटी मॉडल। इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका है ओशन। OCEAN। ओ का अर्थ है ओपननेस, यानी नए अनुभवों, नए विचारों और रचनात्मकता के प्रति खुलापन। ऐसे लोग नई चीजें सीखने, कल्पना करने और नए अनुभवों को अपनाने में रुचि रखते हैं। सी का अर्थ है कॉन्शियंशियसनेस, यानी कर्तव्यनिष्ठता। ऐसे लोग जिम्मेदार, अनुशासित, व्यवस्थित और अपने काम के प्रति गंभीर होते हैं। ई का अर्थ है एक्स्ट्रावर्जन, यानी बहिर्मुखता। ऐसे लोग सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहते हैं और दूसरों के साथ बातचीत करना पसंद करते हैं। ए का अर्थ है अग्रीएबलनेस, यानी सहयोगशीलता और सामंजस्य की प्रवृत्ति। ऐसे लोग सामान्यतः विनम्र, सहायक, सहयोगी और दूसरों की भावनाओं को समझने वाले होते हैं। और एन का अर्थ है न्यूरोटिसिज्म, यानी तनाव, चिंता या नकारात्मक भावनाओं को अपेक्षाकृत अधिक अनुभव करने की प्रवृत्ति। जिस व्यक्ति में यह प्रवृत्ति कम होती है वह सामान्यतः अधिक भावनात्मक रूप से स्थिर दिखाई दे सकता है। अब आप स्वयं सोचिए कि इन 5 विशेषताओं में आपकी कौन सी प्रवृत्तियां अधिक दिखाई देती हैं।
अब चलते हैं तीसरे और अत्यंत प्रसिद्ध सिद्धांत की ओर। यह है सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, यानी साइकोएनालिटिक थ्योरी। फ्रायड का मानना था कि हमारे व्यवहार पर अचेतन मानसिक प्रक्रियाओं का भी प्रभाव पड़ता है। अर्थात हमारे मन में कई ऐसी इच्छाएं, भावनाएं और अनुभव हो सकते हैं जिनके बारे में हमें हर समय प्रत्यक्ष रूप से पता नहीं होता। फ्रायड ने व्यक्तित्व की संरचना को समझाने के लिए तीन महत्वपूर्ण अवधारणाएं दी: आइड, ईगो और सुपर ईगो। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने तय किया है कि आज आप केवल संतुलित भोजन करेंगे, लेकिन अचानक आपके सामने आपका पसंदीदा पिंजी आ जाता है। अब आपके मन में तीन तरह की आवाजें सक्रिय हो सकती हैं। पहली आवाज है ईड। ईड कहेगा, मुझे अभी पिज्जा खाना है, मुझे बस इसका स्वाद चाहिए। ईड तत्काल इच्छा और आनंद की ओर आकर्षित होता है। अब दूसरी आवाज है सुपर ईगो। सुपर ईगो कहेगा, नहीं, तुमने अपने लिए नियम बनाया है, तुम्हें अपने लक्ष्य और जिम्मेदारी याद रखनी चाहिए। सुपर ईगो आदर्शों, नियमों और नैतिक मूल्यों से जुड़ा होता है। और अब आता है ईगो। ईगो दोनों के बीच वास्तविक परिस्थिति को देखकर संतुलित निर्णय लेने की कोशिश करता है। वह कह सकता है, ठीक है, मैं थोड़ा सा खाऊंगा और बाकी भोजन संतुलित रखूंगा। यानी बहुत सरल शब्दों में, इड चाहता है। सुपर ईगो आदर्श और नियम बताता है, और ईगो वास्तविक परिस्थिति को देखकर निर्णय लेने का प्रयास करता है। अब आते हैं चौथे सिद्धांत पर। यह है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, यानी सोशल लर्निंग थियरी। यह सिद्धांत हमें बताता है कि व्यक्ति का व्यवहार केवल उसके भीतर से ही विकसित नहीं होता, बल्कि उसके सामाजिक वातावरण और अनुभवों से भी प्रभावित होता है। हम दूसरों को देखकर सीखते हैं। मान लीजिए एक बच्चा अपने माता पिता को दूसरों की सहायता करते हुए देखता है। वह यह व्यवहार देखकर स्वयं भी सहयोग करना सीख सकता है। इसी प्रकार विद्यार्थी अपने शिक्षक की बोलने की शैली, अनुशासन, व्यवहार या आत्मविश्वास को देखकर उससे सीख सकते हैं। इस प्रक्रिया को अवलोकन द्वारा सीखना, यानी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कहा जाता है। अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम में अवलोकन और अनुकरण की भूमिका पर विशेष बल दिया। सरल शब्दों में कहें तो, हम देखते हैं, हम सीखते हैं, हम अभ्यास करते हैं, और धीरे धीरे कुछ व्यवहार हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन सकते हैं। इसलिए हमारा परिवार, विद्यालय, मित्र, सामाजिक वातावरण और अनुभव व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब आते हैं पांचवें और अंतिम सिद्धांत पर। यह है आत्म सिद्धांत, यानी सेल्फ थ्योरी। इस सिद्धांत से कार्ल रॉजर्स का नाम विशेष रूप से जुड़ा है। रॉजर्स ने इस बात पर जोर दिया कि व्यक्ति स्वयं को किस रूप में देखता है, यह उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक विद्यार्थी स्वयं को बहुत संकोची मानता है। यह उसकी आत्मछवि है, यानी वह स्वयं को किस रूप में देखता है। लेकिन वही विद्यार्थी भविष्य में आत्मविश्वासी वक्ता बनना चाहता है। यह उसका आदर्श स्वयं, यानी आइडियल सेल्फ है। जब कोई व्यक्ति स्वयं को समझता है, अपनी क्षमताओं और सीमाओं को स्वीकार करता है और जिस दिशा में वह विकसित होना चाहता है उस ओर प्रयास करता है, तो उसका व्यक्तित्व अधिक संतुलित रूप से विकसित हो सकता है। इसलिए सेल्फ थ्योरी का मूल विचार है, आप स्वयं को कैसे देखते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, और आपके वास्तविक अनुभव आपकी आत्मधारणा से कितने मेल खाते हैं। अब एक बार पांचों सिद्धांतों को जल्दी से दोहरा लेते हैं। पहला, प्रकार सिद्धांत। यह व्यक्तित्व को विभिन्न प्रकारों या प्रवृत्तियों के आधार पर समझता है। दूसरा, विशेषक सिद्धांत। यह व्यक्तित्व को अपेक्षाकृत स्थायी गुणों के आधार पर समझता है। तीसरा, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। यह फ्रायड के अचेतन मन तथा ईड, ईगो और सुपर ईगो की अवधारणाओं से जुड़ा है। चौथा, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। यह बताता है कि हम सामाजिक वातावरण, अनुभव और दूसरों को देखकर भी सीखते हैं। और पांचवां, आत्म सिद्धांत। यह व्यक्ति की स्वयं के बारे में धारणा और उसके व्यक्तिगत विकास पर केंद्रित है। परीक्षा की दृष्टि से भी यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। यदि प्रश्न पूछा जाए कि व्यक्तित्व के प्रमुख सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए, तो सबसे पहले व्यक्तित्व का संक्षिप्त अर्थ लिखिए। इसके बाद पांचों सिद्धांतों को अलग अलग शीर्षकों में लिखिए। प्रत्येक सिद्धांत के साथ उसका मूल विचार और संबंधित मनोवैज्ञानिक का नाम अवश्य लिखें। केवल नाम याद करना पर्याप्त नहीं है।
हर सिद्धांत के पीछे का मुख्य विचार समझना अधिक महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने व्यक्तित्व को समझने वाले 5 प्रमुख सिद्धांतों का अध्ययन किया। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपको इनमें से कौन सा सिद्धांत सबसे रोचक लगा। विशेष रूप से सिगमंड फ्रायड का ईड, ईगो और सुपर ईगो वाला उदाहरण आपको कैसा लगा? यदि आज का यह व्याख्यान आपके लिए उपयोगी रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सहपाठियों के साथ शेयर करें और डॉक्टर एनपी हिंदी साहित्य चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, समझते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।